Good morning, students. Class 8th, Chapter 5, Civics. Now I am going to discuss about the laws and dissent. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज एंड डिसेंट. इफ़ देयर आर लॉ देन देयर इज़ अ डिसेंट एज वेल. देखो, अगर कानून है तो डिसेंट भी होगा, लॉ है तो डिसेंट भी होगा. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिसेंट क्या है. द टर्म डिसेंट और द डिसओबीडियंस मीन्स रिफ्यूज़ल टू अबाइड बाय लॉ. देखो, डिसेंट या डिसओबीडियंस का मतलब है कि लॉ जो है उसको फॉलो ना करना, उसको फॉलो करने से मना करना, इनकार करना. क्योंकि जब कानून बनते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, कानून को तोड़ा भी जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना है तो सभी लोग उसको फॉलो करेंगे या सब उसको एक्सेप्ट करेंगे. सोसाइटी में एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो उस लॉ के अगेंस्ट में होता है. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रिफ्यूज़ल टू ओबे द लॉ दैट रिप्रेजेंट द अथॉरिटी. दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिसेंट का मतलब है कि कानून को फॉलो ना करना, उसको मानना नहीं, उसको ओबे ना करना. यानी कि जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और जुडिशरी ने इन्फोर्स कराए हैं उनको मानने से इनकार करना. The goal of dissent is to bring about a change in the action policies, laws, government, and in the social and the political system underlying it. डिसेंट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि बदलाव लाना. किस में बदलाव लाना? एक्शंस में, पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट के ज़रिए बनाए गए लॉज में, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में, ताकि इस बदलाव के ज़रिए उनको फॉलो किया जा सके, उन लॉज को. डिसेंट कैन लीड टू अ रेडिकल चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम. डिसेंट ने आज अगर हम देखें तो अभी मौजूदा वक्त का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल चेंज डिसेंट की वजह से आया है. फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रशियन रेवोल्यूशन ओवरथ्रू द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मोनार्क. हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन ये इस बात की गवाही है, इस बात की हमारे पास ये प्रूफ है. दोनों रेवोल्यूशन के लोगों ने क्या किया, क्योंकि वहाँ पर ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ पर मोनार्की थी, तो मोनार्की को ख़त्म करके वहाँ रिपब्लिकन स्टेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया. तो ये एक चेंज है. डिसेंट और डिसोबीडियंस टेक प्लेस अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड फॉर जस्टिफिएबल रीज़न. डिसेंट या डिसोबीडियंस जो है ना वो किसी मतलब ख़ास हालातों में ही जस्टिसेबल होते हैं. एट टू सच केसेस ऑफ डिसेंट इन इंडिया. अब हम अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इसको डिसेंट को हम इंडियन एग्जाम्पल के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो हम क्या देखेंगे, वन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, एक हम एग्जाम्पल भारत आज़ादी से पहले की है और दूसरी है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की. उससे आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा. देखिए बेटा, साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, 1930 का साल्ट सत्याग्रह. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियंस वर स्ट्रगलिंग टू अचीव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री. 1930 का हम साल्ट सत्याग्रह पढ़ रहे हैं, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जो हिंदुस्तान के लोग थे वो मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहे थे हिंदुस्तान की या अपने देश की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भागीदार बनने के लिए. इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और वो आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे थे. गांधी जी हाईलाइटेड द कंडीशन ऑफ मासेस. इंडियन जो स्ट्रगल मूवमेंट थी उसमें गांधी जी ने जो पब्लिक थी, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनकी कंडीशंस को काफ़ी उजागर किया. एट इट्स लाहौर सेशन ऑफ 1929, गांधी जी ने अपने 1929 के लाहौर सेशन में द कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स. गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो लाहौर 1929 का सेशन था उसमें रिजॉल्व टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शामिल के शुरुआत की. और उसमें क्या शामिल था कि हिंदुस्तान के लोग किसी तरह का कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं भरेंगे. गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द साल्ट एक्ट. गांधी जी ने ये तय किया कि वो इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे करेंगे, कि साल्ट लॉ को तोड़कर. अब मैंने आपको बताया ना, कानून बनते हैं तो उनको तोड़ा भी जाता है. द साल्ट एक्ट had given the government the sole right to manufacture salt. साल्ट जो एक्ट था उस वक्त जो गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें क्या था, ये सोल राइट था टू मैन्युफैक्चर द साल्ट, नमक बनाने के लिए. इफ़ एनीवन एल्स मेड साल्ट द साल्ट कुड बी confiscated and the offender sentenced to 6 months.
और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई और साल्ट बनाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी 6 महीने की, इम्प्रिजनमेंट, जेल भेजा जाए 6 महीने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कंप्लीट मोनोपोली ओवर द मैन्युफैक्चरर ऑफ साल्ट। गांधी जी टर्म द साल्ट टैक्स एज द मोस्ट इनह्यूमन टैक्स। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि मतलब साल्ट के बनाने को लेकर, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किसकी मोनोपोली थी, यानी कि पूरी पावर किसके पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि साल्ट जो टैक्स है, साल्ट टैक्स को गांधी जी ने क्या कहा कि ये इनह्यूमन टैक्स है। यानी गांधी जी के अकॉर्डिंग साल्ट टैक्स क्या था, एक इनह्यूमन टैक्स था, और उन्होंने इस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट लॉ बनाया था उसको नहीं माना, तोड़ दिया। On the 12 March 1930, Gandhiji embarked on the historic Dandi March which lasted for 24 days. 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक हिस्टोरिक प्लेस है डांडी मार्च, गुजरात में है, वहाँ से 24 दिन के लिए वहाँ से उन्होंने एक मार्च निकाला पैदल। पीपल सर्ज्ड फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर टू ज्वाइन द सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस। और हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से लोगों ने उस सत्याग्रह को ज्वाइन किया। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स ऑन रीचिंग डांडी, गांधी जी और उनके जो फॉलोवर्स थे वो कहाँ पहुँचे, डांडी पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ा और साल्ट ओपनली डिफाइन द ब्रिटिश मोनोपोली, और ख़ुद का उन्होंने साल्ट बनाया एंड मेड साल्ट ओपनली, और खुलकर उन्होंने खुलेआम सरेआम उन्होंने साल्ट बनाया, साल्ट लॉ को, ब्रिटिश साल्ट लॉ को ब्रेक करके, और जो ब्रिटिश मोनोपोली थी उससे रिफ्यूज़ कर दिया। इन अ प्रेस स्टेटमेंट, एक अखबार को स्टेटमेंट में गांधी जी ने कहा कि अर्ज पीपल एवरीवेयर टू वायलेट द साल्ट लॉ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को हर जगह हम उसको बढ़ावा देंगे, उसको अर्ज करेंगे, उसको उसके अंदर मतलब उसको बढ़ावा देंगे कि वो साल्ट लॉ को फॉलो ना करे बल्कि उसको तोड़ दे। दिस एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल डिसोबीडियंस इज अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री। और ये एक ऐसी एग्जाम्पल है पॉलिटिकल डिसोबीडियंस की हिस्ट्री में जो हमें ये बताती है कि अगर कानून बनते हैं तो उनको तोड़ा भी जाता है। ये हमारी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की एग्जाम्पल थी। दूसरी हमने आपको बताया था पोस्ट इंडिया, द एंटी लिकर एजिटेशन ऑफ 1990s। ये पोस्ट इंडिया यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस। The increasing demand by the women of Andhra Pradesh and the Haryana to ban alcohol and the government resistance to do so led to another descent in the post-independence India in the early 1990। देखो, और आंध्र प्रदेश की औरतें, हरियाणा की औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी अल्कोहल को, गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी कि अल्कोहल को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, क्योंकि अल्कोहल ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे घर गृहस्थी एक तरह से तबाह हो जाती है। बहुत सारे घर हैं जो अल्कोहल की वजह से बर्बाद हुए, क्योंकि लोग ड्रिंक करने के बाद उन्हें होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, और नतीजा होता है कि वो अपने घर बर्बाद कर लेते। तो इसलिए हरियाणा और आंध्र प्रदेश की औरतें डिमांड कर रही थी कि अल्कोहल को बैन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट रेजिस्टेंट टू डू सो लेड अनदर डिसेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन गवर्नमेंट को क्योंकि इससे फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये कानून, ऐसा कोई कानून ना बने जिससे अल्कोहल को बैन कर दिया जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के जो अर्ली 1990s में सामने आई, मतलब 1990 में। लेकिन जब औरतों ने इस तरह से बहुत ज़्यादा डिमांड की, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हो चुके थे इसकी वजह से, तो गवर्नमेंट को इसको बैन करना पड़ा। लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, यूपी है, बहुत सैकड़ों, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अल्कोहल बैन नहीं है, लोग खुलकर पीते हैं। और कुछ जैसे कि पंजाब वगैरह है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बैन है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।